लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता स्वेच्छा से अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और उसे विधायकी दल का सदस्य बना देती है। वो इसलिए कि इलाकों का सर्वांगीण विकास हो सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ये हमारी बदकिस्मती है। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश आपका विधायक, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की प्रभारी नैश अली। नैश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत तो मैं यही से करूंगा, मध्य नागपुर से आप कांग्रेस से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हो, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिस तरीके से 15 साल से बीजेपी लगातार वहां पर चुन करके आ रही है, वनवास 14 बरस का होता है, लेकिन इस बार मध्य नागपुर में 15 साल का वनवास है कांग्रेस पार्टी के लिए जी। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार जनता उसको चुन करके दे रही है जी। उसके बाद भी वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जी। मैं आज से 15 साल पहले जो तांडापेट, बांग्लादेश, नाइक तालाब जो देखती थी, हंसापुरी की गलियां, मध्य नागपुर का वो छोटी छोटी सी गलियां जो सबसे जैसे कहते हैं कि एक पुराना नागपुर, जैसे दिल्ली में कहते हैं पुरानी दिल्ली, वैसे नागपुर की शान अगर कोई है तो इतवारी और महल की वो गलियां। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे क्या? 0 बटे सन्नाटा, कोई डेवलपमेंट नहीं है। अभी रिसेंटली हमें एक बात पता चली, इतवारी बोहरा मस्जिद के पास में इतने लगे लगे मकान हैं कि वहाँ वेंटिलेशन ही नहीं है, जिसे नागपुर का सेंटर कहा जाता है, सेंट्रल नागपुर, वहाँ पे टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं है। तो डेवलपमेंट क्या हुआ? ओपन इलेक्ट्रिक के वायर है, करंट लग रहा है कई महिलाओं को, हो सकता है खुदा ना करे कि कोई गंभीर समस्या हो जाए लोगों के लिए। तो मेरा ये कहना है कि लोग जिसको चुन करके देते हैं, क्या उन विधायक साहब का ये काम नहीं है कि आम जनता जो कि मध्य नागपुर की है उनको वो राहत दे? तो यहाँ पर बस मेरा यही कहना है कि डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो रहा है। यानी बुनियादी सुविधाओं से मध्य नागपुर की जनता वंचित है, ऐसा कहना है? जी बिल्कुल वंचित है, क्योंकि नागपुर में जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, एक मार्केट का जो एक होलसेल मार्केट का जो एक हब है वो इतवारी है, महल है, बहुत मतलब लगे लगे पूरे बिजनेस एरिया है। इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने के बाद भी मध्य नागपुर की हालत ऐसी क्यों है? ये एक बहुत ही गंभीर और चर्चा का विषय है, इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विषय रखना चाहती हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि मध्य नागपुर की जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, ऐसे में आप दावेदारी कर रहे हो कांग्रेस की सीट से, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे आप? देखिए, सबसे पहले दावेदारी वगैरह मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। मेरी पार्टी जो मुझे आदेश देगी, आला हाईकमांड जो मुझे आदेश देंगे, और मध्य नागपुर की जनता अगर मुझे आगे बढ़ाती है तो डेफिनेटली मैं कुछ अच्छा करना चाहूँगी। और सबसे पहला मेरा जो फोकस है वो महिलाओं के ऊपर है। महिलाओं की अर्थव्यवस्था जो है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर और लचीली है। दूसरा मेरा बुनियादी ये कहना है कि वहाँ पर जिस तरीके से एजुकेशन के लिए अच्छे सेंटर्स नहीं हैं, और जो है सेंट्रल नागपुर में वो सिर्फ एक पैसे कमाने का एक सेंटर बन गया है। बिल्कुल, जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की यदि हम बात करें, हम देखते हैं जैसा आपने एजुकेशन की बात की, महानगर पालिका के अधिकतर स्कूल बंद हो चुके हैं। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये सीधे सीधे जिस तरीके से केंद्र सरकार जो कर रही है और राज्य सरकार उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है, आज भी सर नागपुर में उस पैमाने पर रोजगार नहीं है। मध्य नागपुर में मुझे लगता है इतनी पुरानी स्कूल थी, जैसे एक संत गुलाब बाबा स्कूल, कमर हाई स्कूल, ऐसे निराला स्कूल, तो खैर वो तो चल रही है, लेकिन और भी जो स्कूल्स हैं बंद होती जा रही है, हर चीज़ प्राइवेटाइज की तरफ जा रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, शायद आप अपने बच्चे के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, मेरे घर में भी जो छोटे बच्चे हैं शायद हम लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हर एक वो व्यक्ति जो डेली दिहाड़ी पे काम करता है और डेली पैसे कमाता है, तो पहले वो घर का राशन लाएगा या बच्चे की फीस भरेगा? क्योंकि सपना वो भी देखता है अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा अपना एक एजेंडा है, मैं शिक्षा पे ज़्यादा काम करना चाहूँगी। नागपुर से
मुझे लगता है बहुत कम बच्चे यूपीएससी कर पाते हैं। मैं चाहती हूँ कि जिस हिसाब से परसेंटेज होते हैं, जैसे 70% से जो बच्चे 10th पास करते हैं, 80% से जो बच्चे 12th पास करते हैं, इनको बाइफरकेट किया जाए और इनके लिए एक फ्री में एजुकेशन सेंटर हो जहाँ पे वो केवल और केवल यूपीएससी को प्रिपेयर करें। ये हम चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आपके बैकबोन होती है। जी नैश जी, क्या कहना चाहूँगी जिस तरीके से मध्य नागपुर की यदि हम बात करें, मध्य नागपुर में एशिया के बड़े अस्पतालों में शुमार एक ऐसा अस्पताल है मेयो अस्पताल। जी। हालात बदहाल दिखाई देते हैं जी। सुधार लाने के लिए क्या प्रयास करोगे? देखिए, जब तक हम पावर में नहीं आएंगे तब तक सुधार बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेंट्रल नागपुर में मेयो हॉस्पिटल जो आपने कहा वो केवल मध्य नागपुर के लिए नहीं है, वो पूरे नागपुर शहर के लिए। और जिस तरीके से मैंने वहाँ पर बीच में एक प्रेग्नेंट लेडी को जब वहाँ पर भेजा गया, फ़ोन किया मैंने, फिर उसको एडमिट नहीं किया गया, इतना मुझे उसके लिए संघर्ष करना पड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर फाइनली उन्होंने कहा इट इज़ वेरी क्रिटिकल केस, प्राइवेट वालों ने रिजेक्ट कर दिया था। मैंने कहा प्राइवेट वालों ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्या रोड पे छोड़ दे उस लेडी को? फिर काफ़ी कुछ हुआ वहाँ पे, रात को मुझे 2-2:30 बज गए। फिर उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे एडमिट किया और फिर फाइनली उस लेडी की जान भी बची, क्योंकि पॉइजन बुरी तरीके से उसके बच्चे में और उसमें फैल चुका था। लेकिन इस तरीके की अगर ये हालात रहेगी, जैसे मैंने मेयो में देखा, डागा में देखिए आप, सुविधा के नाम पे क्या है? आप मुझे बताइए, जो मेट्रो का जो काम हो रहा है डागा हॉस्पिटल के सामने, लेबर पेमेंट से जिस तरीके से महिलाएं वहाँ पे लाई जाती हैं, कितना रोड ब्लॉक होता है? हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? प्रशासन ही ना। सत्ता में कौन है? वो लोग क्यों नहीं ध्यान देते? आप मुझे बताइए कि पर्टिकुलरली उतना पैच जहाँ से हॉस्पिटल की एंट्री होती है उस पर पहले वर्क क्यों नहीं करते हैं? सिंपल चीज़ें बोल रही हूँ मैं, बेसिक चीज़ें। हमारे पास में रोजगार के लिए मध्य नागपुर में कुछ नहीं है। आज भी महिलाएं केवल सुपारी फोड़ रही हैं और उंगलियां कटवा रही हैं, घर काम कर रही हैं। इससे ज्यादा आप क्या डेवलपमेंट किया है अपने मध्य नागपुर में? आप मुझे बताइए, रोड चौड़े हुए? आज भी बांग्लादेश का वो नाइक तालाब देखिए, वही गंदगी पड़ी है। पानी आता है, भर जाता है, लोगों के घर के अंदर तक जा रहा है। गडकरी साहब सीमेंट रोड तो बना रहे हैं, लेकिन मकानों का जो स्लैब है वो तो नीचे ही है। बेसिक चीजों पे क्यों नहीं काम हो रहा है? जी बिल्कुल। यदि नैश जी 2019 विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें, हमने देखा था मध्य नागपुर की सीट से बंटी शेड़के को उम्मीदवारी दी थी कांग्रेस ने, युवा बोलकर। क्या लगता है 2024 में आप रहोगे चुनावी मैदान में? देखिए, मैंने आपको कहा है, हर कोई अपनी अपनी कोशिश करता है। मैं कभी भी किसी भी मौके पर मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जाती हूँ, और पार्टी का जो आदेश होगा वो मुझे सर्वप्रथम है मेरे लिए। जी, जिस तरीके से आपने महिलाओं की बात की नैश जी, महिलाओं की बात आपने जो की है, हमने देखा है महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने एक लोक लुभावने वाला बजट पेश किया है। लाडली बहना योजना के माध्यम से हर महिलाओं को 1500 रुपये देने का दावा किया गया है, वादा किया गया है। साथ ही किसानों और युवाओं के लिए भी बहुत कुछ नई सौगात सरकार द्वारा दी गई है। कितना असर इसका पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव पर? बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी जी केवल लॉलीपॉप देते हैं। उनको पता है महाराष्ट्र जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करता है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, ठीक है? आप 2-2.5 साल से आप सत्ता में हैं, तब आपने लाडली बहन योजना क्यों नहीं लाई? और आपके खुद पदाधिकारी बीजेपी के ये कहते हैं कि 31 अप्रैल और 31 अगस्त, राइट, यही डेट दी गई है ना, उस तक हम पूरा डेटा हम कंप्लीट करेंगे और योजना हम लागू करेंगे। कल मैं न्यूज में देख रही थी, सितंबर से तो आचार संहिता लगने वाली है जी। आप मुझे बताइए, अभी विधानसभा को कोई सेशन बचा है आपके मुताबिक? जी नहीं ना। अक्टूबर में इलेक्शन से सेशन आएगा, विंटर सेशन। तो मतलब आप सीधे सीधे लोगों का डेटा कलेक्ट करके लोगों को गुमराह करने का काम करें, क्योंकि बीजेपी बुरी तरीके से घबराई हुई है। कांग्रेस जिस तरीके से लोकसभा में परफॉर्मेंस दी है, देवेंद्र फडणवीस साहब के, मोदी साहब के पसीने छूटे हुए। मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ, महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस अपनी यहाँ पे सरकार बना रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज के डेट में ये बात कह रही हूँ। क्या आपका ये कहना है कि लाडली बहना योजना का जो दावा और वादा किया गया वो नहीं मिलेगा पैसा?
15 लाख नहीं आए, 2 करोड़ रोजगार नहीं आए, आपने अग्निवीर जैसी फ्लॉप योजना लेकर के आई। क्या अभी आपको लगता है कि ऐसा होगा? 400 पार का जो नारा दे रहे थे 240 पार नहीं कर पाए, फिर भी क्या लोगों को लगता है? अब लोग समझ रहे हैं, महिलाएं समझ रही हैं, बुजुर्ग समझ रहे हैं, युवा समझ रहे हैं, ये सिर्फ फेक है। जैसे हमने हमारा जो मैनिफेस्टो बना था इंडिया गठबंधन का, हमने कहा था महालक्ष्मी योजना में, हमारी आदरणीय अध्यक्ष अलका लांबा जी अभी कुछ ही समय पहले मुंबई आई थी, हमने वहाँ पे एक चर्चा की और चर्चा में हमने हमारा सुझाव आदरणीय खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी को हमने भेजा है कि महाराष्ट्र में अगर हमारी सरकार आती है तो हम प्रस्ताव रखते हैं महिला कांग्रेस की ओर से कि महालक्ष्मी योजना हम महाराष्ट्र में लागू करेंगे, जिसमें 8,500 रुपये महीना एक महिला को मिलेगा। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगे इससे पहले कि 8,500 रुपये महीना देने का जो राहुल गांधी ने जो दावा किया था वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है। कैसे फेल हुआ? कैसे फेल हुआ? आप ये कह रहे थे कि 44 से भी कम होगी कांग्रेस मुक्त भारत, वो कहाँ चलेगी बात? अब अमृतकाल की बात नहीं कर रहे। अगर आपने काम किया है, अगर आपने डेवलपमेंट किया है, तो आप डेवलपमेंट के नाम पे आप बात करिए ना। आप अयोध्या में तो हार गए, बद्रीनाथ में आप हार गए, तो सिंपल है। अभी कैसा है ना भैया, लोगों को सर कुछ भी अभी इससे फर्क नहीं पड़ता। अब देश का युवा, देश की जनता जाग चुकी है और नागपुर की जनता तो बहुत ज़्यादा अलर्ट है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नानाभाऊ पटोले जी जिस तरीके से युवाओं को और माइनॉरिटी को जिस तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर केवल कांग्रेस की ही सत्ता आएगी। नैश जी, वापस मध्य नागपुर में मैं आऊँगा। मध्य नागपुर जहाँ एक मुस्लिम समाज, एक बड़ा तबका है मुस्लिम समाज का, ऐसे में आप भी मुस्लिम समाज से आते हो, किस तरीके की अपनी पैठ रखते हो? ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पर विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता? देखिए, मोमिनपुरे का अगर आप डोबी इलाका देखेंगे, अंसार नगर देखेंगे, आप बांग्लादेश देखेंगे, नाइक तालाब देखेंगे, रेलवे पटरी से लोगों के घर लगे लगे हैं। मैं वहाँ पर खुद गई थी। बारसे नगर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, भानखेड़ा में कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप इधर गंजीपेट की तरफ में जब गंदगियाँ पड़ी हुई हैं, तो मतलब आपको सिर्फ ये दिखाना है कि वाड़े से लेकर के सी रोड को अगर आपने अच्छा कनेक्ट कर दिया और आपने ज़ोरदार ब्लैक कलर की चमकती दमकती लाइट्स लगा दी तो मध्य नागपुर आपने चमका दिया, तो ऐसा होता नहीं है। अभी यहाँ के लोगों को आप रियल डेवलपमेंट पे बात कीजिए जी, क्योंकि अब वो दिन चले गए कि लोग ये बोलेंगे कि हम कुछ भी कर लें आप तो हम आपको ही वोट देंगे। ऐसा नहीं होता। अभी जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है, वो सवाल कर रही है और उनके बेसिक नीड्स हैं, ये उनका अधिकार है। मतलब कोई आमदार बना है तो कोई वो जनता पे एहसान नहीं कर रहा है, जनता ने उसको चुना करके दिया है तो वो जनता का नौकर है। मैं तो ये कहूँगी, आमदार कोई आमदार नहीं होता है, वो जनता का मुलाजिम होता है, उसको अपनी ड्यूटी करनी है। वो जनप्रतिनिधि किसने बनाया? उसको जनता ने ना। तो जनता वोट अगर दे रही है तो वो आपका फर्ज है, आपका दायित्व कि आप उसको उस पर खरे उतरे। मध्य नागपुर में किसी समय में आपके विधायक हुआ करते थे अनीस अहमद जी, क्या कोई विकास नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ? और क्या दोबारा कांग्रेस आने से मध्य नागपुर में डेवलपमेंट होगा? देखिए, मैं आपकी बात से आपका सवाल अच्छा है कि पहले यहाँ पर अनीस अहमद साहब रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें की भी है, हज हाउस भी लाया है। आज भी वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जब मैं उनके साथ यात्रा में भी चल रही थी, जब लोकसभा का चुनाव था, तो काफ़ी लोगों का उनके लिए साथ भी था। उन्होंने अपने कॉलेजेस में कई लोगों को एडमिशन्स भी दिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आज से 15 साल पहले की नीड और आज की नीड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो सिलेंडर 430 रुपये का हुआ करता था, आज 1150 पार है। तो क्या उसके हिसाब से लोगों की नौकरियों की सैलरी बढ़ रही है? नहीं। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगी, लेकिन पूरे इंडिया में एक सर्वे निकाला गया है, इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा डिवोर्स केसेस हुए हैं। जानते हैं आप क्यों? डोमेस्टिक वायलेंस इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो व्यक्ति जो घर चला रहा है उसकी तनख्वाह उस तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जिस तेज़ी से
उसके घर का सामान बढ़ रहा है। जी। पहले 2000 में किसी की रसोई सेट हो जाती थी, आज 5000 भी कम हो रहे हैं। पहले एक व्यक्ति कमाता था और 5 व्यक्ति बैठ के खाते थे, आज 5 व्यक्ति कमाते हैं तो भी 5 रुपए की सेविंग करना मुश्किल है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से हो रही है उसका एक ही इलाज है कि आपको केंद्र से हर चीज़ें आपको ठीक करनी पड़ेगी। वैसे ये जो लोकसभा के जो रिजल्ट्स आए हैं, मुझे नहीं लगता अब नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा दिन तक तानाशाही कर पाएंगे। जी, एक आखिरी सवाल नहेश जी, मान लीजिए मध्य नागपुर से यदि कांग्रेस की उम्मीदवार आप बनती हो जी, किस तरीके की टक्कर होगी? देखिए वो तो जनता जनादेश जो होता है मेरा उस पर बिलीव है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताऊं, मैं मुस्लिम समाज से आती हूं। 1952 से लेके अभी तक जब से चुनाव हो रहे हैं, मैं पहली महिला रहूंगी पूरे विदर्भ से जो कि मुस्लिम समाज से विधानसभा लड़ पाएगी, अगर पार्टी अगर मुझे उस काबिल समझती है तो। दूसरी बात, मैं जात पात में बिलीव नहीं करती, मेरे लिए सर्वधर्म संभाव, इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम इनवाइट भी किया था हमारे भारत जोड़ो धर्मनिरपेक्ष यात्रा में, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत का है। जी। बंदा या बंदी किस परेशानी में है ये देख करके उसकी मदद कीजिए, ना कि उसका धर्म देख करके। मैं सभी समाजों में जाती हूँ, मेरी हलबा समाज में बहुत अच्छी पकड़ है, लोग बुलाते हैं, मैं जाती हूँ। हिंदी भाषियों में मेरा बहुत अच्छा है, मुस्लिम समाज में अच्छा है। मेरे लिए सबसे पहले मेरा संविधान है। मैं धर्म की राजनीति ना की हूँ ना कभी करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। मेरे लिए सबसे पहले इंसानियत मेरा धर्म है और मैं उस पर ही बिलीव करती हूँ। छोटी से बड़ी मैं मध्य नागपुर में हूँ, नालसब चौक पे मेरा पुराना घर था, आज भी तकिया दीवान शमा मेरा पुश्तैनी मकान है। और मध्य नागपुर नहीं मतलब गलियों में रह कर के ही मैं बड़ी हूँ, यहीं तेज़ तेज़ साइकिल चला के यहाँ की हर गली और चौक सारे पता है मुझे, तो मध्य नागपुर से अपना एक लगाव भी रहा है मुझे। तो एक अलग सी एक फीलिंग होती है अपनी, जो आपकी मतलब जहाँ आप जन्मे हो तो उससे वो मिट्टी जो होती है वो आपको सबसे दिल से ज़्यादा करीब होती है। जी बिल्कुल जी। बात करने नहेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरे कुछ विचार रखने का मौका दिया। मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। आपका विधायक इस कार्यक्रम में मुझे यानी पारस को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।